हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं 4 से 5, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, कपास के उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसी प्रकार से राइस का पूछ सकता है, मेज का पूछ सकता है, सरगम का पूछ सकता है, मतलब किसी भी जो खरीफ क्रॉप है उसके बारे में पूछ सकता है। वैसे ज्यादा से ज्यादा कॉटन के बारे में पूछता है, मेज के बारे में पूछता है और राइस के बारे में पूछता है। तो हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में पहले देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और चलिए देखते हैं। कपास के उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। इसमें पहला दिया ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रजनन का क्या उद्देश्य है। दूसरा ब्रीडिंग अप्रोचेस, तीसरा दिया फ्लोरल बायोलॉजी। ठीक है, तो मैंने इन सभी के बारे में बताया हुआ कि आप लोगों को कैसे लिखना है, सभी क्रॉप में आप लोगों को कैसे लिखना है, याद करने का मैंने तरीका भी बताया है। तो चलिए इसमें भी देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रजनन का क्या उद्देश्य है, कपास के प्रजनन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप हो, यदि कपास हो, मेज हो, राइस हो, कोई भी हो, उसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा हायर यील्ड। ठीक है, हायर यील्ड मतलब अधिक उपज। तो चलिए जैसे देखिए, हमारा कपास है तो इसमें अधिक बॉल की संख्या अधिक बनेगी तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यदि हमारे यहाँ पे धान होता तो हम क्या लिखेंगे, बालियों की संख्या लंबी बने, बालियों की संख्या अधिक लगे। तो इस प्रकार से हम लोग सभी का देखेंगे अलग अलग से। चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉटन का। तो कॉटन का पहला पॉइंट है अधिक उपज। तो हम लोग प्रजनन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें उत्पादन अधिक प्राप्त हो। उत्पादन कैसे अधिक प्राप्त होगा, यदि प्रति बॉल बॉल की संख्या अधिक होगी। ठीक है, यदि प्रति पौधे बॉल की जो संख्या होती है, जो कपास का बॉल होता है, आप लोग देखेंगे कपास का बॉल, तो जो प्रति पौधा एक पौधा है, यदि उसमें मान लीजिए एक कपास का बॉल लग रहा है, हम लोग प्रजनन के माध्यम से उसमें 2 कपास की बाल उगा सकते हैं। इसलिए प्रजनन का उद्देश्य है, इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग प्रजनन करते हैं। ठीक है, कालिंग मतलब है कि अधिक उत्पादन के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। अधिक उत्पादन कैसे बढ़ेगा, तो प्रति पौधे बॉल की संख्या में बढ़ोतरी करके, बॉल के आकार को बढ़ाकर, बाल पर धारियों की संख्या। तो देखिए, ये जो बाल पर धारियों की संख्या है, इसका मतलब यह कि देखिए जो कपास का बॉल होता है ना, इस पे 3 से 5 धारियां पाई जाती है। 3 से 5 धारियां पाई जाती है। 5 धारी वाली बॉल की जो जो 5 धारी वाली बॉल होती है, यह सबसे अच्छे उत्पादन वाली मानी जाती है। ठीक है, तो यह था आपका अधिक उपज। और प्रति बाल रुई का प्रतिशत, प्रति बाल रुई का प्रतिशत जो है वह भी अधिक होना चाहिए। रुई की मात्रा रुई की गुणवत्ता में ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, रुई की मात्रा का रुई की गुणवत्ता में ऋणात्मक संबंध होता है। तो यह था ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, अधिक उपज। अधिक उपज कैसे बढ़ेगी, यदि प्रति पौधे बॉल की संख्या बढ़ेगी तो उपज बढ़ेगी, प्रति बॉल का आकार बढ़ेगा तो उपज बढ़ेगी, बाल पर धारियों की संख्या बढ़ेगी तो उपज बढ़ेगी, प्रति बाल रुई का प्रतिशत बढ़ेगा तो उससे भी हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो यह था पहला पॉइंट आप लोगों का हायर यील्ड। दूसरा है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी मतलब जल्दी परिपक्वता। ठीक है, जल्दी परिपक्वता। तो जल्दी परिपक्वता से हमें क्या लाभ हो सकता है, तो हम लोग फसल चक्र को अपना सकते हैं, मतलब कपास को दूसरे फसलों के साथ में बुआई कर सकते हैं, फसल चक्र को अपना सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक फसलों को ले सकते हैं, मतलब यदि जल्दी से फसल हमारा परिपक्व हो जाएगा तो एक ही क्षेत्र में एक से अधिक फसल को हम लोग ले सकते हैं। रोग व कीटों के आक्रमण से बचाव। ठीक है, जब हमारा फसल जो है जल्दी से परिपक्व हो जाएगा, मिश्रित क्रॉपिंग करेंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे, तो हमारे खेतों में रोग और कीटों की संख्या भी रोग और कीट भी नहीं लगेंगे। इससे अपने रोगों और कीटों से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हायर यील्ड, दूसरा पॉइंट अर्ली मैच्योरिटी, तीसरा पॉइंट है फाइबर क्वालिटी। ठीक है, रेशे की गुणवत्ता। तो कपास का प्राथमिक जो उत्पाद होता है, कपास का प्राथमिक उत्पाद होता है रुई, द्वितीयक उत्पाद होता है बिनोला और तेल। ठीक है, बिनोला, तेल व खल द्वितीयक उत्पाद होता है। ठीक है, कपास का प्राथमिक उत्पाद रुई होता है, द्वितीयक उत्पाद बिनोला, तेल व खल होता है। ठीक है, तो इसमें रेशे की गुणवत्ता में हम देखेंगे रेशे की लंबाई कितनी है, रेशे की मजबूती देखेंगे, रेशे का बारीकपन देखेंगे। क्या देखेंगे, कपास के प्राथमिक उत्पाद में रुई होता है और द्वितीयक उत्पाद में बिनोला, तेल और खल होता है। रेशे की गुणवत्ता में लंबाई देखेंगे, मजबूती देखेंगे, बारीकपन देखेंगे। लंबे रेशे वाली कपास का रेशा ही बारीक होता है। ठीक है, लंबे रेशे वाली कपास का रेशा बारीक ही होता है। ठीक है, तो यह था आप लोग का तीसरा पॉइंट जो कि फाइबर क्वालिटी। चौथा पॉइंट है डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, हम लोग प्रजनन के माध्यम से कपास के बीज में, कपास के वैरायटी में क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकसित करेंगे। ठीक है, कपास के रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करेंगे जिससे कपास में रोग न लगे। तो कपास में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ये अर्ली लीफ ब्लाइट लगता है। ठीक है, ग्रीन मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। तो इस प्रकार के कपास में रोग लगते हैं। देखिए, आप लोगों को एग्जाम में कोई भी डिजीज पूछे,
सॉरी कोई भी क्रॉप पूछे, यदि उसमें आप लोग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव डिजीज रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो आप लोग 1-2 डिजीज जरूर उसमें लिखिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जानता है वो सोचता है कि लड़का पढ़ा है तो इससे नंबर भी मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पर जहां पर भी आप लोग डिजीज रेजिस्टेंस लिखेंगे वहां पर 1-2 उससे संबंधित रोग का नाम लिख देंगे। तो इसमें कौन कौन सा रोग लगता है? रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ग्रे मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। अगला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? तो बॉल वार्म, ठीक है। कौन कौन सा कीट लगता है? बॉल वार्म, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ रोलर। तो इस प्रकार के कपास में कीट लगते हैं। इन सभी कीटों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो हानिकारक कीटों का देसी कपास में कम आक्रमण होता है। जो हानिकारक कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनका देसी कपास में कम आक्रमण होता है और अमेरिकन कपास में अधिक आक्रमण होता है। कुल 1300 कीट प्रजातियां कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। कपास को 1300 कीटों की प्रजातियां जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें 130 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। जिनमें से 130 कीटों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेपिडोप्टेरा गढ़ की 6 जातियों की सुंडी कपास में आर्थिक हानि पहुंचाती है, ठीक है। जो सुंडी होती है लेपिडोप्टेरा गढ़ की, यह सब हानि पहुंचाती है कपास में। अभी आप लोग जब ये सब अगले एजी 503 सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को ये सब मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ, बॉल वार्म, एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ रोलर। और जो मैंने डिजीज बताया आप लोगों को एजी 506 में मिलेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, ठीक है, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। तो यह था इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। प्रजनन का उद्देश्य अधिक उपज, ठीक है, अधिक उपज, जल्दी परिपक्वता, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, रेशे की गुणवत्ता, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। और एक पॉइंट यदि आप लोग और बढ़ा के लिखना तो लिख दीजिएगा एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि ठंडी, गर्मी, सूखा, बरसात आदि के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग प्रजनन करते हैं। तो हो गया इसका उद्देश्य। आगे देखेंगे ब्रीडिंग अप्रोचेस। देखिए जो ब्रीडिंग अप्रोचेस है इसी को ब्रीडिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड बोला जाता है, ब्रीडिंग अप्रोचेस भी बोला जाता है। तो ब्रीडिंग अप्रोचेस या ब्रीडिंग मेथड बात एक है ये। तो चलिए देखते हैं ब्रीडिंग अप्रोचेस में पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं कि परिचय वाला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जब कोई पादप किस्म को हम दूसरे देश से लाकर किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो ऐसा ही किया गया था किसमें? कपास में। दक्षिण भारत में कंबोडिया कपास MCU1 का पूरा स्थापन किया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में कंबोडिया कपास MCU1 का पूरा स्थापन किया गया था, इंट्रोडक्ट किया गया था, ठीक है। और अमेरिका अपलैंड टाइप को भी क्या किया गया था? पूरा स्थापित किया गया था। तो यह था ब्रीडिंग अप्रोचेस में पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है? वर्ण, ठीक है। तो सिलेक्शन द्वारा पंजाब अमेरिका 1, कंबोडिया कॉटन 1 जिसे CC1 के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया कॉटन 2 जिसे CC2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंबोडिया कॉटन 1, कंबोडिया कॉटन 2, पंजाब अमेरिका 1, बॉडी 107। यह सब जो सिलेक्शन के द्वारा किसमें प्राप्त की गई है? किसकी? कपास की, ठीक है। मास सिलेक्शन द्वारा कौन कौन सी किस्में प्राप्त की गई उसको भी देखेंगे। तो मास सिलेक्शन द्वारा धरावर अमेरिकन वैरायटी, धरावर अमेरिकन वैरायटी, MCU1, BD8। तो ये सब जो वैरायटी है ये सब मास सिलेक्शन द्वारा प्राप्त की गई है। अगला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको बोल के क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। तो संकरण मतलब क्रॉस बोल सकते हैं, ठीक है। तो CO2 व 8-12 के संकरण द्वारा, ठीक है, जब CO2 और A12 का संकरण कराया गया तो हमें CO4 वैरायटी प्राप्त हुई, ठीक है। जब CO2 व A12 का संकरण कराया गया तो CO4 वैरायटी विकसित की गई। गडग 1 व CC2 का मतलब क्या? कंबोडिया कॉटन 2 किस्मों के द्वारा लक्ष्मी किस्म विकसित की गई, ठीक है। जब CO2 व A12 के साथ संकरण कराया गया तो CO4 वैरायटी विकसित की गई। और जब गडग 1 और CC2 के किस्मों के साथ क्या कराया गया? संकरण कराया गया तो लक्ष्मी किस्म विकसित की गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है दूरस्थ संकरण, ठीक है। तो रेशे की मजबूती और बारीकपन को बढ़ाने के लिए कपास की एक कृषि जाति थी गॉसिपियम अर्बोरियम, ठीक है, गॉसिपियम अर्बोरियम। इसका क्रॉस कराया गया जंगली जाति गॉसिपियम एनामालुम से, ठीक है, एनामालुम से इसका क्रॉस कराया गया, ठीक है। उसके बाद गॉसिपियम हिस्टोरियम की एक किस्म MCU1 का क्रॉस गॉसिपियम बारबेंडेंस से की एक किस्म से कराकर MCU2 किस्मों को विकसित किया गया, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया गया? तो रेशे की मजबूती और बारीकपन को बढ़ाने के लिए कपास के कृषि जाति गॉसिपियम अर्बोरियम का क्रॉस जंगली जाति गॉसिपियम एनामालुम से कराया गया। उसके बाद गॉसिपियम हिस्टोरियम की एक किस्म MCU1 का क्रॉस गॉसिपियम बारबेंडेंस की एक किस्म से कराकर MCU2 किस्म को विकसित किया गया। अगला म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। तो MCU7 यह जो है यह L1143
गामा रे के द्वारा म्यूटेशन करके उत्पन्न किया गया था। ठीक है, एमसीयू 7 जो है यल 1143 गामा रे के द्वारा म्यूटेशन करके उत्पन्न किया गया था। एमसीयू 10 जो वैरायटी है एमसीयू 4 में गामा रे के द्वारा उत्पन्न की गई थी। ठीक है, तो यह था म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसके बाद देखिए इन सभी समय जो इंप्रूव्ड वैरायटी प्राप्त हुई, उन्नत प्रजातियां प्राप्त हुई, कभी कभी उन्नत प्रजातियों के बारे में पूछ देता है, तो ये अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो 231 आर, G27, LD 133, LD 230, BT कापन पूर्णिमा, AKH 5 और आदि। ठीक है, तो इस प्रकार की वैरायटी थी। तो ये आप लोगों का 2 टॉपिक हो चुका है, जिसमें पहला आप लोगों से पूछा था क्या, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा ब्रीडिंग अप्रोचेस, तीसरा फ्लोरल बायोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल बायोलॉजी देखिए मेज का बहुत ज्यादा पूछता है, मेज का, जो कि मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में जो क्रॉप इंप्रूवमेंट का उसमें बताया है, मेज का फ्लोरल बायोलॉजी आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोरल बायोलॉजी, ठीक है, पुष्पी जैविकी, ठीक है, पुष्प जैविकी भी बोल सकते हैं। तो कपास की जंगली जातियां बहुवर्षीय होती हैं। ठीक है, कपास की जो जंगली जातियां होती हैं वह बहुवर्षीय होती है, जिनकी पादप ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है, जिनके पौधे की ऊंचाई 5 से 6 मीटर तक होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है फोटो लेते हुए। ठीक है, तो कपास की जंगली जातियां बहुवर्षीय होती हैं। क्या होती है? बहुवर्षीय होती हैं, जिनकी पादप ऊंचाई 5 से 6 मीटर तक होती है। लेकिन जो कपास की कृषि जातियां होती है वह 1 वर्षीय होती हैं, जिनकी पादप ऊंचाई 75 से 200 सेंटीमीटर की होती है। जहां जंगली प्रजाति 5 से 6 मीटर की होती थी, वहां पर कपास की कृषि जातियां जो है, कृषि की जो जातियां वो 75 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप फैक्ट है यह। कपास के एकल कक्षस्थ में, कपास के एकल कक्षस्थ मतलब होता है सिंगल एक्सिलरी। ठीक है, कपास के एकल कक्षस्थ में पुष्पपर्ण के कक्ष में विकसित होता है। ठीक है, कपास में एकल कक्षस्थ पुष्पपर्ण के कक्ष में विकसित होता है। याद रखिएगा, कपास में जो एकल कक्षस्थ है वह पुष्पपर्ण के कक्ष में विकसित होता है। प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, विस्तृत व त्रिज्यात सममित होती है। ठीक है, प्रत्येक पुष्प जो होता है द्विलिंगी, विस्तृत व त्रिज्यात सममित होता है। प्रत्येक पुष्प में बाहर की ओर 3 सपत्रिकाओं का एक चक्र पाया जाता है। प्रत्येक पुष्प जो होता है उसमें सबसे बाहर की ओर 3 सपत्रिकाओं का एक चक्र पाया जाता है, जिसे एपिकैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स बोलते हैं। ये जो एपिकैलिक्स है यह मालवेसी कुल के जो भी पौधे होते हैं उनका एक लाक्षणिक गुण है, उनमें यह एपिकैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पुष्प में 5 स्वतंत्र दल होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो पुष्प होता है उसमें 5 स्वतंत्र दल होते हैं। अनिश्चित पुष्पों को जो इसमें अनिश्चित पुल होता है, देखिए जो प्रत्येक पुष्प होता है उसमें 5 स्वतंत्र दल होते हैं। इनमें अनिश्चित पुष्पों के दल पीले या क्रीम रंग के होते हैं, जबकि निश्चित पुष्पों के दल गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, अनिश्चित पुष्पों के दल पीले या क्रीम रंग के होते हैं, जबकि निश्चित पुष्प के दल गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुष्प में 5 हरे रंग के बाह्य दल होते हैं। प्रत्येक पुष्प जो होता है उसमें 5 हरे रंग के बाह्य दल होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। कपास के प्रत्येक पुष्प में 5 हरे रंग के बाह्य दल होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक पुष्प में 100 से 150 पुंकेसर होता है। कपास के प्रत्येक पुष्प में 100 से 150 पुंकेसर होता है। सभी पुंकेसरों के पुतंतु, सभी पुंकेसर जो होते हैं उनके पुतंतु आपस में मिलकर अंडक के चारों ओर एक ट्यूब बनाते हैं। इसकी जो प्रत्येक पुतंतु है वह अंडक के चारों ओर मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं, जिसे पुंकेसरी ट्यूब कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रत्येक पुष्प में 3 से 5 संयुक्त अंडक होता है तथा 3 से 5 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो पुष्प होता है उसमें 3 से 5 संयुक्त अंडक होता है तथा 3 से 5 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो यह था इसका फ्लोरल बायोलॉजी किसका? कपास का। ठीक है, मैंने क्या होता है कि कपास की जो जंगली जातियां बहुवर्षीय होती हैं, जिनके पादप की ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है, जबकि कपास की कृषि जातियां जो खेती योग्य जातियां वह 1 वर्षीय होती हैं, जिनके पादप की ऊंचाई 75 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। कपास में एकल कक्षस्थ पुष्प पर्ण के कक्ष में विकसित होता है। ठीक है, सिंगल एक्सिलरी पुष्प पर्ण के कक्ष में विकसित होता है। प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, विस्तरीय व त्रिज्यात सममित होता है। प्रत्येक पुष्प में सबसे बाहर की ओर 3 पत्रिकाओं का एक चक्र पाया जाता है, जिसे एपिकैलिक्स कहा जाता है। यह जो एपिकैलिक्स है प्रत्येक मालवेसी कुल के पौधे का लक्षण है, लाक्षणिक गुण होता है। प्रत्येक पुष्प में 5 स्वतंत्र दल होते हैं, जिनमें अनिश्चित पुष्पों के दल पीले या क्रीम रंग के होते हैं, जबकि निश्चित पुष्पों के दल गुलाबी रंग के होते हैं। प्रत्येक पुष्प में 5 गहरे रंग के बाह्य दल होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक पुष्प में 100 से 150 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुष्प में 100 से 150 पुंकेसर होते हैं। सभी पुंकेसरों के पुतंतु मिलकर अंडक के चारों ओर एक ट्यूब बनाते हैं, जिसे पुंकेसरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुंकेसरी ट्यूब कहते हैं। प्रत्येक पुष्प में 3 से 5 संयुक्त अंडक होते हैं तथा 3 से 5 कोष्ठक होते हैं। तो यह था आप लोगों का पूरा फ्लोरल बायोलॉजी किसका? कॉटन का। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे सीधे किसका?
राइस का, ठीक है, राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है, सबको पता, आप लोग पता ही होगा ओराइजा सटाइवा। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 नंबर 24 पाया जाता है। फैमिली एक ग्रेमिनी, ओरिजिन इसका इंडो बर्मा है, साउथ वेस्टर्न एशिया। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, याद रखिएगा। इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रजनन का उद्देश्य। तो प्रजनन किस उद्देश्य से करते हैं? तो सबसे पहली बात, प्रजनन हम लोग क्या करते हैं? हाई यील्डिंग के लिए, ठीक है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसमें प्रजनन किया जाता है, ठीक है। अधिक उपज कैसे प्राप्त होगा? तो अधिक उपज कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें प्रति पौधे बालियों की संख्या यदि अधिक होगी तो हमें उपज अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। प्रति पौधे बालियों की संख्या यदि अधिक होगी तो हमें उपज अधिक प्राप्त होगा। उसके बाद क्वालिटी के लिए, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्वता के, यदि पौधा जल्दी परिपक्व हो जाएगा, जल्दी से हमारा अनाज जो परिपक्व हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसमें हम नई फसल की बुआई कर सकते हैं, उसको काटने के बाद उससे रोगों और कीटों से भी बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है आपका हाई यील्ड, दूसरा है अर्ली मैच्योरिटी, तीसरा पॉइंट है हाई क्वालिटी, ठीक है, हायर क्वालिटी मतलब क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रजनन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो राइस है उसके क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रजनन किया जाता है। उसके बाद प्रजनन करते हैं किसके लिए? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, मतलब रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। इसमें ब्लास्ट डिजीज लगता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, राइस टुंगरो वायरस, स्टेम बोरर, सॉरी स्टेम रॉट, 8 प्रकार के डिजीज लगते हैं। तो इस प्रकार की हम लोग वैरायटी विकसित करेंगे जो इन सभी डिजीज के प्रति प्रतिरोधिता रखती हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम लोग प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस मतलब कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं किसका? राइस का। जिसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? ब्राउन प्लांट होपर लगता है, ब्राउन प्लांट होपर लगता है राइस में, ग्रीन लीफ होपर, स्टेम बोरर, गंधी बग, राइस मिली बग, ब्राउन प्लांट बग, जो कि बहुत ज्यादा इसमें नुकसान पहुंचाता है, गंधी बग, ठीक है, और आपका ब्लास्ट और ग्रीन लीफ होपर, ठीक है, और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, 3 जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका प्रजनन करते हैं। ब्रीडिंग का उद्देश्य यह है कि हम लोग इसको जो भी अबायोटिक स्ट्रेस है उसके प्रति अनुकूलता उत्पन्न कर सके, मतलब जैसे सूखा, ठंडा, बाढ़, गीला, इन सभी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, ठीक है। फार ड्राई लैंड कल्टीवेशन, ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसका प्रजनन इसी उद्देश्य से भी करते हैं क्योंकि इसको हम सूखे स्थानों पर भी बुआई कर सकें, ड्राई लैंड कल्टीवेशन भी कर सके, ठीक है। फार वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सोइंग, और जो चावल है इसकी वैरायटी को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार की वैरायटी तैयार करेंगे जिसको हम लोग डायरेक्ट कल्टीवेट कर सके, डायरेक्ट बुआई कर सके, इस उद्देश्य से भी प्रजनन करते हैं। और चावल के बोने प्रजाति के लिए भी हम लोग चावल के बोने प्रजाति के उद्देश्य से भी हम लोग क्या करते हैं इसका प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो यह था आप लोगों का इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव किसका? राइस का। उम्मीद करते हैं राइस का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे किसका? आगे देखेंगे हम लोग मेज का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो मेज में भी वही पॉइंट है, देखिए सेम पॉइंट आप लोग मैं बता देता हूँ यहाँ पे मेज में, जो कि आप लोग सभी में यूज कर सकते हैं। पहला लिखेंगे आप हाई यील्ड, ठीक है, अधिक उपज के लिए प्रजनन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जैसे इसमें देखिए राइस है, तो राइस में अधिक उपज कैसे होगा? जब ज्यादा भुट्टे लगेंगे, जब ज्यादा भुट्टा लगेगा तो उससे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। लंबा भुट्टा प्राप्त होगा तो उससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। भुट्टे में दाने का आकार बढ़ाने के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे, जब दाने का आकार बढ़ेगा तो उससे अपने आप अनुकूलता होगा। और प्रति भुट्टे जो दानों की संख्या है, दानों की लाइन है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रजनन करते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग इसी उद्देश्य से इसका प्रजनन करते हैं कि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो मक्के से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, ब्रीडिंग फॉर प्रोटीन क्वालिटी, तो या प्रोटीन क्वालिटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो मक्के की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी क्रॉप को लिख सकते हैं। ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जैसे मक्के में स्टेम बोरर, पोड बोरर, 2 प्रकार, बहुत सारे डिजीज लगते हैं, तो दो या 3 डिजीज आप लोगों को लिखना है। तो मक्के में स्टेम बोरर, पोड बोरर, इस प्रकार के डिजीज लगते हैं, इस सारी इंसेक्ट लगती है जिनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन किया जाता है। उसके बाद ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो मक्का जो होता है इसमें कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार के डिजीज लगते हैं। इनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए अगला अर्ली मैच्योरिटी के लिए, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी के लिए ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस मतलब अजैविक कारकों से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो यह था मक्का और राइस का आप लोगों का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और कॉटन के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों के बारे में पूरा विस्तार से लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग को पूछ सकते हैं। और यदि किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।